नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन का धीरे धीरे कम होना पिछले कुछ हफ्तों में तेज हो गया है। प्राइस पिछले 24 घंटों में 3% से ज्यादा गिरकर लगभग 5 हफ्ते के लो $62,920 पर आ गया है। बिटकॉइन अब पिछले महीने में 9% से कम है। ईथर $3,422 पर ट्रेड हो रहा था, पिछले 24 घंटों में 2.5% से नीचे। लेकिन कॉन्ट्रेरियन बुल्स को शायद तसल्ली मिलेगी, क्योंकि एनालिसिस फर्म सेंटिमेंट द्वारा ट्रैक किए गए इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि बीटीसी के लिए भीड़ का सेंटिमेंट अब अपने चौथे हफ्ते में एक्सट्रीम नेगेटिव रीडिंग में है। सेंटिमेंट का वेटेड सेंटिमेंट इंडेक्स बिटकॉइन मेंशंस को एक्स पर मेजर करता है और पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के रेशियो को कंपेयर भी करता है, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि भीड़ बिटकॉइन के बारे में आमतौर पर क्या सोच रही है। ये इंडेक्स, जो कि फ्राइडे को -0.73 रीडिंग दिखाता है, 23 में से नेगेटिव है। कहीं और गूगल ट्रेंड से डेटा दिखाता है कि रिटेल सर्च इंटरेस्ट में गिरावट हुई है। ये टूल यूजर्स को सर्चेस के रिलेटिव वॉल्यूम को कंपेयर करने की अनुमति देता है। एक लाइन जो कि नीचे की तरफ ट्रेंड कर रही है का मतलब है कि एक सर्च टर्म्स की पॉपुलैरिटी दूसरे पॉपुलर टर्म्स के कंपैरिजन में कम हो रही है। वर्ल्ड वाइड सर्चेस बिटकॉइन के लिए मार्च 2024 से लगातार घट रही है। यूएस लिस्टेड स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ से आउटफ्लो एक्टिविटी भी अपने वर्स्ट पर पहुंचता है, लेकिन लेट अप्रैल से इस हफ्ते तक प्रोडक्ट से $900 मिलियन बाहर जा चुका है। ये फिगर्स अप्रैल 24 से मई 2 के ट्रेडिंग सेशन में टोटल नेट आउटफ्लोज के $1.2 बिलियन के करीब है। कुछ ट्रेडर्स को उम्मीद है कि बिटकॉइन नियर टर्म में $60,000 लेवल तक पहुंचेगा, ग्रोथ कैटलिस्ट के अभाव के कारण। हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक बुलिश बना हुआ है, जैसे कि पहले रिपोर्ट किया गया था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.3 ट्रिलियन है। पिछले दिन के दौरान 2% की गिरावट है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $39.48 बिलियन है, जो कि 13.15% की वृद्धि है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम अभी $3.45 बिलियन है। टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 8.75%। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $35.19 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 89.13% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस अब 54.06% है। कंसेंसस एक प्रमुख इथेरियम सॉफ्टवेयर कंपनी क्रिप्टो करेंसी स्पष्टता के लिए यूएस एसईसी के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी हुई है। इथेरियम 2.0 की जांच के अंत के बावजूद एसईसी इथेरियम के क्लासिफिकेशन के संबंध में निश्चित नियम क्लैरिटी देने में असफल रहा। कंसेंसस के हेड ऑफ लिटिगेशन लॉरा बुकोवर ने जोर दिया कि कंपनी डिजिटल एसेट्स के नियम बनाने के लिए स्पष्ट नियमों के पक्ष में प्रचार करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसईसी ने पहले वेल्स नोटिस जारी किया था, जो कि इन मामलों पर एनफोर्समेंट एक्शन लेने के अपने इरादे को दर्शाता है। कंसेंसस ने एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें ये सवाल उठाया गया कि हाल ही में एसईसी द्वारा स्पॉट इथेरियम ईटीएफ अनुमोदन का चल रहे जांच पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कहते हुए कि इन ईटीएफ को ईथर को एक कमोडिटी के रूप में ट्रीट करने के आधार पर अनुमोदित किया गया था। एसईसी की इथेरियम 2.0 जांच ने ईथर के सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज के लिए इसके परिणामों पर विवादों को जन्म दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में टेक्निकल और पॉलिसी डायरेक्शन के लिए यूएस के साथ अलाइनमेंट पर विचार कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका के एआई सफलताओं का फायदा उठाने के लिए यूएई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एआई ओमर अल उलामा ने कहा कि देश को अपने एआई कोलैबोरेशन में चुनिंदा होना होगा, ये कहते हुए कि यूएई और यूएस के बीच डिस्कशन इस बात पर केंद्रित होंगे कि उन्हें किस बात में आराम है और किस बात में नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए यूएस के साथ काम करने के ये प्लान्स दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रेस के साथ व्यापक बातों के बाद आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने G42 एक यूएई बेस्ड टेक फर्म में $1.5 बिलियन का निवेश किया, एक डील में जिसमें सीईओ ने G42 के बोर्ड पर एक सीट ले लिया। इस डील में G42 ने यूआई के सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट के Azure प्लेटफॉर्म के पक्ष में छोड़ दिया। फाउंड्राई डिजिटल एलएलसी ने फाउंड्राई हार्डवेयर लॉन्च किया है, जो कि इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन को सुधारने के लिए विशेष इक्विपमेंट का एक सूट है। इस सूट में पावर सप्लाई यूनिट, इमर्जन ऑप्टिमाइजेशन किट्स और वेरियस माइनिंग मशीन मॉडल्स के लिए कंट्रोल बोर्ड शामिल हैं। ये प्रोडक्ट इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि मेंटेनेंस को स्ट्रीमलाइन कर सकें और विभिन्न ऑपरेशनल डिमांड्स के साथ अडैप्ट भी हो सके।
रखें, जिससे कि माइनर्स अपने सेटअप को बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन कॉस्ट के ऑप्टिमाइज कर सकें। फाउंड्राई का हार्डवेयर मार्केट में प्रवेश का फैसला इस इच्छा से प्रेरित था कि नए प्रोडक्ट प्रदान किए जा सके जो कि माइनर्स की ज़िंदगी को आसान बना सके, सिंपल मेंटेनेंस के माध्यम से, जबकि माइनिंग एफिशिएंसी और अप टाइम रिलायबिलिटी को सुधारने पर ध्यान बनाए रखें। फाउंड्राई यूएसए वर्तमान में सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनिंग पूल है, जो कि ग्लोबल हैश रेट का 27.19% कंट्रोल करता है। BTC टर्क, एक प्रमुख टर्किश क्रिप्टो एक्सचेंज, अपने प्लेटफॉर्म पर एक साइबर अटैक का शिकार हुआ है, जिसके कारण कुछ हॉट वॉलेट का अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ। एक्सचेंज ने कुछ एसेट्स लॉस की सूचना दी, लेकिन दावा किया गया कि झटके से उभरने के लिए पर्याप्त आर्थिक स्थिरता है। कुल कितना नुकसान हुआ ये प्रकट नहीं किया गया, और लेकिन BTC टर्क ने कहा कि ये घटना सिर्फ 10 क्रिप्टो करेंसीज के हॉट वॉलेट तक सीमित रही, जबकि सभी कोल्ड वॉलेट, जिनमें की टर्किश एक्सचेंज कहती है कि अधिकांश एसेट रखे गए हैं, सुरक्षित हैं। बाइनेंस के CEO रिचर्ड टेंग ने दोनों एक्सचेंजेस के बीच एक संयुक्त जांच का प्रयास घोषित किया, जिससे $5.3 मिलियन के चोरी हुए एसेट्स वापस मिल गए। ऑनचेन इन्वेस्टिगेटर जैक एक्सबीटी ने हैक के पीछे शायद गलत किरदारों की पहचान के संदर्भ में जानकारी दी, ये संकेत देते हुए कि हैकर शायद एक एड्रेस से जुड़े हो सकते हैं। BTC टर्क पर साइबर अटैक 2024 में दूसरा हैक दर्शाता है, जबकि जापानीज प्लेटफॉर्म DMM बिटकॉइन ने मई में एक सुरक्षा ब्रीच में $305 मिलियन BTC खोए थे। साउथ अफ्रीकन क्रिप्टो ट्रेडर्स साउथ अफ्रीकन रेवेन्यू सर्विस द्वारा टैक्स रिव्यू का सामना कर रहे हैं, जो कि कंप्लायंस को असेस करने के लिए विभिन्न क्रिप्टो एसेट एक्सचेंजेस से जानकारी इकट्ठा कर रहा है। अगर मांगी गई जानकारी प्रदान करने में असफल होते हैं तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं। SARS ऐतिहासिक रूप से क्रिप्टो ओनरशिप के नॉन डिक्लेरेशन की भी जांच कर सकता है। हालांकि SARS ने अब तक स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को कैपिटल गेन माना जाएगा या इनकम, जो कि गेन्स और लॉसेस के एक्यूरेट रिकॉर्ड्स बनाना कठिन बना देते हैं। इथेरियम के लॉन्ग टर्म होल्डर्स ईथर एक्वायर करते जा रहे हैं, जबकि बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपने होल्डिंग बेच रहे हैं। ये बिहेवियर में अंतर शायद नई यील्ड अपॉर्चुनिटीज इन ईथर और अपकमिंग इथेरियम ETF के कारण हो सकता है। क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप पर रीसेंट गिरावट से रिकवर कर गया है, जिसमें बिटकॉइन होल्डर्स अपने होल्डिंग्स पर प्रॉफिट ले रहे हैं, जबकि इथेरियम होल्डर्स बेचने से बचे हुए हैं। ये इस बात का संकेत देता है कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स ऑल्टकॉइन के पोटेंशियल गेन्स पर विश्वास रखते हैं। अपकमिंग इथेरियम ETF और स्टेकिंग और रीस्टेकिंग अपॉर्चुनिटीज से यील्ड शायद इन पोटेंशियल गेन्स को ड्राइव करने वाले कैटलिस्ट हैं। ब्लूमबर्ग के सीनियर ETF एनालिस्ट एरिक पाल्ट्रोनास का मानना है कि ईथर स्पॉट ETF फ्लोज या वॉल्यूम रिलेटिव टू स्पॉट बिटकॉइन 20% हो सकती है। लॉन्च को नॉर्मल ETF स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सफल लेबल करते हुए पाल्ट्रोनास इससे अलग अलग ज्योग्राफीज में ईथर के शेयर वर्सेस बिटकॉइन के कंपैरिजन से समझाते हैं और बिटकॉइन के फ्लोज और वॉल्यूम का 20% शेयर प्रेडिक्ट करते हैं। ईरान ने अपनी डिजिटल करेंसी CBDC का अनावरण किया। एक समारोह में गवर्नर मोहम्मद रेजा फरजीन और सीनियर बैंक CEOs की उपस्थिति में हुआ। ये डिजिटल करेंसी, जो एक बैंकनोट के समान है, देश के बैंकिंग नेटवर्क के क्लाइंट्स के लिए खरीदारी को आसान बनाने की उम्मीद है। इस डिजिटल करेंसी का एक पायलट वर्जन किश आइलैंड, दक्षिणी ईरान में कई सालों के काम और अध्ययन के बाद रोल आउट किया जा रहा है। CBI को उम्मीद है कि पायलट प्लेटफॉर्म ईरान की नेशनल करेंसी रायल को डिजिटल रूप में लॉन्च करने में सक्षम होगा। मेलिट और तेजरित बैंक पायलट प्रोजेक्ट में योगदान देंगे, जो कि जुलाई में लॉन्च होने वाला है। डिजिटल रियल रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें गुड्स और सर्विसेज की खरीदारी शामिल है। लॉन्च का लक्ष्य ईरान की डिजिटल इकोनॉमी और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस को मजबूत बनाना है। वाटिकन लाइब्रेरी ने एंटिटी डेटा इटालिया के साथ मिलकर अपनी विशाल मैन्युस्क्रिप्ट के कलेक्शन को संरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। वाटिकन लाइब्रेरी Web3 सपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य लाइब्रेरी की ऑनलाइन कम्युनिटी को एक्सपैंड करना और समर्थकों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एंगेज करना है।
लाइब्रेरी जो कि लगभग 180,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स और 1.5 मिलियन से ज़्यादा प्रिंटेड बुक का घर है, डोनर्स और सोशल मीडिया यूजर्स को NFTs डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये प्रोजेक्ट फिलहाल इटालियन रेजिडेंट्स तक सीमित है, लेकिन एक ट्रायल फेज फरवरी 2023 में जापान में लॉन्च किया गया था। जो लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जुलाई 16 तक NFT प्रोजेक्ट शेयर किया, उन्हें सिल्वर NFT मिला, जो कि उन्हें 15 मैन्यूस्क्रिप्ट्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की एक स्पेशल कलेक्शन तक एक्सेस प्रदान करता है। जो कि लोगों ने इस प्रोजेक्ट को वित्तीय रूप से सपोर्ट किया, उन्हें गोल्ड NFT मिला, जो कि उन्हें कलेक्शन की सभी 21 मैन्यूस्क्रिप्ट्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस तक एक्सेस प्रदान करता है। अब तक 419 यूजर्स ने पॉलीगॉन बेस्ड NFTs प्राप्त किए हैं, जो कि कल्चरल हेरिटेज को सुरक्षित करने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को दर्शाते हैं। एक मेकरडाओ गवर्नेंस डेलीगेट ने फिशिंग स्कैम में $11 मिलियन के आवे इथेरियम और पेंडल USDE टोकन्स खो दिए हैं। ये घटना स्कैम स्निफर द्वारा जून 23 को सुबह पकड़ी गई। यूजर ने कई फिशिंग सिग्नेचर साइन करने के बाद स्कैम का शिकार बना, जिससे उनके डिजिटल एसेट खो गए। सेंडर एड्रेस ने 3000 से ज़्यादा ETHM के टोकन रेसिपिएंट एड्रेसेस को ट्रांसफर किए और ट्रांजैक्शन 11 सेकंड में कंफर्म हुई। डेलीगेट्स मेकरडाओ सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि उसकी स्मूथ फंक्शनिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में योगदान देते हैं। मेकर प्रोटोकॉल के गवर्नेंस प्रपोजल पोल्स और एग्जीक्यूटिव वोट्स इन वोट से प्रभावित होते हैं, जो फिर एक वेटिंग पीरियड के बाद इम्प्लीमेंटेड होते हैं। आगे चलकर फिशिंग स्कैम ज़्यादा सामान्य होते जा रहे हैं, जिसमें स्कैमर्स अप्रूवल फिशिंग मेथड का उपयोग करके फंड चुरा रहे हैं। 2023 में स्कैम स्निफर की एक रिपोर्ट ने बताया कि फिशिंग स्कैम ने 320,000 यूजर से $300 मिलियन चुरा लिए, जो कि फिशिंग स्कैम के बढ़ते हुए समस्या को दर्शाता है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।